साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आइस। साथियों, आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा चाइल्ड कस्टडी के विशेष कॉन्सेप्ट्स को, जिनको आपको पिटीशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो साथियों, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, उसके बगैर आप प्लीडिंग्स कर रहे हो तो ऐसी प्लीडिंग व्यर्थ है। अगर आपके पास नॉलेज है, प्रॉपर लीगल एजुकेशन है, उसके लाइट में प्लीडिंग्स कर रहे हो, उसकी लाइट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो सफलता में मिलेगी। ऐसे मैंने कई केस अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें जहाँ मैं तैयार नहीं था, आर्ग्यू करा, सफलता नहीं मिली। जब मैं तैयार था, मेंटली प्रिपेयर था, पूरी ब्रीफिंग्स तैयार थी, रिसर्च तैयार था, ब्रीफ नोट्स तैयार थे, उसके बाद लड़े तो सफलता मिली ही मिली। तो कहने की बात है, जैसे मैं इंसान हूँ वैसे आप एक इंसान हो। ये तो है नहीं कि मैं आपसे अलग हूँ। आप सब में डॉक्टर जेने सोनी बसता है, बट फ़र्क ये है कि आप में जो डॉक्टर जेने सोनी वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको पढ़ना होगा। क्योंकि यदि उसको बच्चा चाहिए तो उसको कानून के हर दाव पेच को समझना होगा, उससे कैसे खेलना है उसको भी समझना होगा। अदरवाइज़ किसी भी रूप में आप अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर पाओगे। पर इसका विवरण ये नहीं है कि सब काम छोड़ छाड़ के आप इसी काम में लग जाओ। सिर्फ मुझे आप दिन भर में आधा घंटा दो। दिन भर में टेक्स्ट है उसको पढ़ना है, फैक्ट्स है उस पर अप्लाई करना है, उसकी लाइट में आर्गूमेंट करने हैं, और जितना हो सके उतना रिसेंट रिसर्च आप करो। डाटास आज ह्यूज क्वांटिटी में ऑनलाइन जो है अवेलेबल है, उसको पूरा पढ़ना होगा। आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी बात हमारे किसी काम नहीं आने वाली। पूरा पढ़ना होगा और उस लीगल थ्योरी को निकालना होगा जिसको एफिशिएंटली हम अपने केस में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अक्सर कोर्ट में होता क्या कि वाइफ बोलेगी बच्चा मत दो, आप बोलोगे बच्चा चाहिए, तो चाहिए या नहीं चाहिए ये तय होगा एविडेंस से। इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यू हैव टू सबमिट दोज फैक्ट्स दैट आर अनकॉन्ट्रोवर्टेड, जो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर सकें और कोर्ट को ये कन्विंस कर सकें दैट यू आर द राइट पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द चाइल्ड कस्टडी। बट ये बोलने से नहीं चलेगा, ये करना होगा। तो सबसे पहले फैक्ट्स को जमाइए, जो फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जिसको मतलब आपकी वाइफ भी डिस्प्यूट नहीं कर सके, उसको लाइए, उस पर लीगल पॉइंट लेके आइए और लीगल पॉइंट की लाइट में आप आर्ग्यू कीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट सक्सेस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस इज माय एश्योरेंस टू यू। तो साथियों, टॉपिक शुरुआत करते हैं। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए ताकि जो कुछ बता रहा हूँ वो आप नोट कर सकें और अपने केस में अप्लाई करते हुए एफिशिएंटली अपना पक्ष रख सकें। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने एक बात लिखी है कि जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज होगा, दोनों ही पक्ष का एक दूसरे पर एलिगेशन लेबल करेंगे। ये कॉमन बातें हैं। पति बोलेगा मेरी पत्नी खराब है और पत्नी बोलेगी मेरा पति खराब है। पर दुर्भाग्य इस देश का ये है कि पत्नी कितनी भी खराब हो पर एक्सप्लॉयटेशन हमेशा हस्बैंड का ही होगा। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जहाँ भी जाओ ये बोलो कि हमने काम नहीं किया है, पर वो लोग क्या बोलेंगे, भाई तुमने किया होगा। तो एक औरत होने का गलत फ़ायदा कैसे उठाया जाता है, ये एक मर्द समझ सकता है शादी होने के बाद कि भाई शादी हो गई, निभ गई तो वेल एंड गुड, नहीं निभी तो थाने जाएंगी ये लड़कियाँ, रिपोर्ट लिखवाएंगी और वही सैड स्टोरियाँ कि साहब शादी में मेरे पिताजी ने बढ़ चढ़कर दान दे दिया। अबे तुम्हारे पिताजी के शक्तिमान है कि बढ़ चढ़ के दान दे सकते हैं। भाई जो गरीब है वो गरीब है। जो व्यक्ति अपनी लड़की को नहीं पाल सकता, जो मेंटेनेंस के लिए अपने जवाई पर निर्भर है, उस पिता से कोई भी अपेक्षा नहीं की रस्ती। उस पिता का कर्तव्य यह था कि शादी से पहले अपनी बेटी को पैरों पर खड़ा करता कि अगर तेरा पति तुझे धोखा दे गया तो तू अपने पैरों पे खड़ी है, तुझे किसी के आगे भीख नहीं मांगनी, तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। पर आजकल एक फैशन बन चुका है कि शादी कर दो, निभ जाए तो ठीक है, नहीं निभे तो मजबूर करो कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करो। और तब भी वो नहीं करेंगे तो आ जाओ जी, तैयार है, 498 है, सेक्शन 376, 354, 377 IPC। ये हो क्या रहा है। और समाज अगर इस तरह से आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम लोग शादी के नाम से डरेंगे। ये मैं आपको फैक्ट और प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। लोग डर रहे हैं कि भाई क्या होगा। भाई आज कोई व्यक्ति कितना ही गरीब हो, मुंह तो ऐसा फाड़ेगा, भाई लाइए 30 लाख रुपए, लाइए 50 लाख रुपए। 50 लाख की ज़िंदगी में देखे भी हैं। तो मांगना आसान है बेटा, जब देने की बारी आती है ना, और जब वो पाप का घड़ा फूटता है और पैसा निकलता है, तब ईश्वर देख रहा होता है और तुम रो रहे होते हो। तो इन सब समस्याओं से नहीं गुजरना पड़े तो कोशिश ये करो कि अपनी बेटियों को पैरों पे खड़ा करो, उनको किसी का भीख नहीं मांगनी पड़े। हमें एक संकल्प लेना है कि 125 CRPC को अल्ट्रा वायरस कराएंगे। हमें अपनी लड़कियों को कोर्ट भेजना ही नहीं है। भाई काय का मेंटेनेंस, और कितना मिल जाएगा उनको, 5, 7, 10 हज़ार रुपये। इसके लिए तुम जमाई में झूठे केस करते हो, झूठे आरोप लगाते हो और पैसा खींचते हो और कमीशन खोरो कमीशन देते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा चाहिए तो उनको पैरों पर खड़ा करो। जो सरकार की सोच है कि बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी, उस संकल्पना को जो है पूरा करो। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये सीन जो है दिन भर चलते रहेंगे,
और तुम जो है झूठे केस करते रहोगे, 10-20 लाख 30 लाख की संतुष्टि तुम्हारे को हो जाएगी, पर वो आप में संतुष्टि नहीं है, वो सिर्फ सौदा है, जिसको मैं साफ इन शब्दों में आज इस खुले मन से जो है बयां करता हूँ। साथियों, जब भी एलिगेशन लेवल होंगे तो हस्बैंड वाइफ के साथ और वाइफ हस्बैंड के साथ जो है रहना पसंद नहीं करेगी, विच इज़ यूजुअली कॉल्ड द कोहैबिटेशन। क्लियर हो गया? अब कई बार एफर्ट्स करता है हस्बैंड की भाई मेरा घर बस जाए, पर यूजुअली क्या होता है कि दबाव बनाए रहता है कि घर से अलग हो जाओ, इसके नाम सिक्योरिटी करो, इसके नाम एफडी करो, इसका सामान तक लौटा दो। भाई जब इतनी शर्तें ठहर रही हैं तो ये शादी नहीं है, सौदा है, साफ बोलता हूँ। तो जब आप उनकी बातें नहीं मानोगे तो यूजुअली क्या होगा, दे फाइल द एप्लीकेशन बिफोर द वुमेन सेल, और वही किसी पिटी कहानियाँ, मुझे मारा पीटा, दहेज की मांग करी, मेरे को जो है सिगरेट किससे जो है दागा, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, या मेरे को जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा, या मुझे मेंटली एक्सप्लॉइट करा, मेरा ससुर में जाके छेड़ता है, मेरा देवर आके छेड़ता है, मेरी सास सपोर्ट करती है। मतलब ये सब बातें बेवकूफ़ वाली हैं, बट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी भी इनका सपोर्ट करती है। ओहो, अरे बाप रे, इतना बड़ा अन्याय हो गया, अरे बाप रे, तुम तो लुट गई। तो कहने की बात यह कि उनको भी जांच करते समय इस पैरामीटर को ध्यान रखना चाहिए कि जिसके खिलाफ जांच कर रहे हैं वो लोग कौन है। जब मर्जी है, जिसको मर्जी है उठा के बुलवा लिया और उनको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। भाई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का कर्तव्य यह है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, उन फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना जिससे किसी को न्याय मिल सके। ये नहीं हो कि दबाव में और पैसे खाने की नीयत से आप जांच करके किसी की जिंदगी को जो है दाव पे लगा दो कि देख ले भैया तुम सौदा कर लो, देख लो भैया तुम इससे जो है राजीनामा कर लो, अदरवाइज तुम्हें जो है जेल जाना पड़ेगा। अरे जेल क्यों जाना पड़ेगा, तुम लोग फिर किस लिए हो? इफ़ यू आर हियर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड द रियल इन्वेस्टिगेशन, देन यू शुड डू द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। आपके पास ये पावर भी है कि सेक्शन 182 आईपीसी में कार्रवाई कर सको अगर झूठे फैक्ट सामने आपके आते हैं। तो जो जो फैक्ट्स वो बता रही है उससे एविडेंस को क्लेम करो कि भाई एविडेंस क्या है। ये नहीं हो कि 3 महीने में गाड़ी लिख के लिया है, सत्य मानते हुए आपने मुलजिम को अरेस्ट कर लिया या मुलजिम को जो है एक्सप्लॉइट कर दिया। तो कुल मिला के सेंसिबल होना पड़ेगा इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को भी। अब साथियों वापस से आते हैं मुद्दे के ऊपर। अब वाइफ जो है जब उसका मन इससे भी नहीं भरेगा, देन व्हाट शी विल फाइल डाउरी केस। और हस्बैंड के पास बेचारे के पास ऑप्शन क्या है, सेक्शन 9 और सेक्शन 13। पर इसको मत फाइल किया करो, ये बेकार ऑप्शन है। जो लड़की तुम्हारे खानदान को थाने उठा के ले गई, तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुम्हारे पे गंभीर आरोप लगा दिए, कभी भी ऐसी छुटेली को हमें साथ में नहीं रखना है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, रखोगे दुख पाओगे। एक बार झुक गए हमेशा झुक जाओगे। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। एक बार झुक गए बार बार झुक जाओगे। लेट्स कम ऑन अगेन, आई एम गोइंग टू रिपीट, एक बार झुक गए बार बार झुक जाओगे। झुको वहीं जहाँ झुकने की जरूरत हो। बार बार तुम्हें झुकना पड़े तो ऐसा झुकना तुम्हारी मर्दगानगी पे एक धिक्कार है, एक कलंक है, एक अभिशाप है। साथियों घर बसाओ। घर तब बसता है कि जब दोनों घर बसाने में इच्छुक हो, जहां आपसी मन मुटाव हो, जिसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। पर जहां पर लूटने की नीयत है, पैसा खींचने की नीयत है, वहां घर कभी नहीं बस सकते। बेटर रेमेडी इज दैट वी शुड फाइल अ डिवोर्स पिटीशन। साथियों जब भी हम चाइल्ड कस्टडी बैटल को लड़ रहे हैं तो हस्बैंड को जो है कई एलिगेशन जो है रेज करने चाहिए, जिसमें से एक एलिगेशन ये है कि वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम द सीरियस एलिमेंट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाइफ हमेशा लेना आती है भरण पोषण के दावे। अगर वो सीरियस एलिमेंट से ग्रसित नहीं है तो क्या कारण है कि वो कमाना नहीं चाहती। हमें शिकार करने हैं 2, वो भी एक ही तीर से। अगर वाइफ लिखती कि मुझे कोई विशेष बीमारी नहीं है, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, जिसका अभिप्राय ये कि वो कमाने में जो है सक्षम है, तो ये प्लीडिंग्स को जो है जरूर लिखो कि ऐसा मेरी जानकारी में आया कि उसको गंभीर बीमारियां हैं तो काउंटर करे कि बीमारी नहीं है। मतलब शी इज़ फिट एंड फाइन एंड शी इज़ एलिजिबल टू वन। तो 125 सब क्लॉज 1 की जो शर्त है उसकी और जो है हम यहाँ पर एक गौर फरमाएंगे। साथियों जब भी हम चाइल्ड कस्टडी बैटल को फाइट कर रहे हैं तो हस्बैंड को कुछ पॉइंट रेज करने चाहिए, और वो ऐसे पॉइंट है जिसका उत्तर हाँ में दिया तो मरे और ना में दिया तो मरे। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं ये हमें समझना होगा। और साथियों इसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि मेंटेनेंस क्लेम को भी हमें साथ में देखकर चलना है विद और इन एडिशन टू द चाइल्ड कस्टडी क्लेम्स। सबसे पहले बात है कि वाइफ का क्लेम ये होता है कि मैं बच्चे को पाल सकती हूँ, और एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे मेंटेनेंस दो। मैं 125 सीआरपीसी कंटेक्स्ट में इस पॉइंट को रख रहा हूँ। साथियों 125 सीआरपीसी क्या कहता है कि अगर वाइफ को कोई मानसिक और शारीरिक जो है बीमारी नहीं है और वो अर्न कर सकती है, उसके पास सफिशिएंट मीन्स है, तो मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तो यदि ऐसी प्लीडिंग फाइल पर है कि वाइफ को सीरियस एलिमेंट है और वाइफ कहते हैं कि मुझे नहीं है चाइल्ड कस्टडी मैटर में, तो भाई कमाओ ना, किसने मना करा आपको। और अगर आप भी कमा सकती हो और कमा रही हो तो आपकी वहाँ पर ड्यूटी है कि आपको इक्वल मैनर में इन द प्रोपोर्शनेट वे आपको जो है कंट्रीब्यूट करना होगा। क्लियर हो गया? यू गॉट द पॉइंट ना? कितना ईजी है। चलिए थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे। साथियों वाइफ जब भी डालेगी 125 सीआरपीसी का मामला तो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसको आप चाइल्ड कस्टडी केस में प्लीड करो कि वाइफ की साउंड इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, बच्चे को पाल ही नहीं सकती, और इकोनॉमिक कंडीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी केसेस। और वाइफ ने ऑलरेडी एक केस फाइल किया रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, जो अपने आप में ये शो करता है कि वो
अपने आप को ना तो पाल सकती, जो अपने आप को नहीं पाल सकती वो बच्चे को जो है कैसे पालेगी? बच्चे को मैं ही पाल सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाइफ बच्चे को स्पेशल केयर और ट्रीटमेंट नहीं दे सकती जो मैं दे सकता हूँ। ये भी आप प्लीडिंग्स करो, वो बताएगी अपने आप कि वो कैसे कर सकती है, पर आप अपना पक्ष रख दो। आपको ये भी कहना है कि जब बच्चा मेरे साथ में था तो वो रेपुटेड इंग्लिश स्कूल में था। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है और 3 साल या 4 साल से ऊपर तो स्कूल बच्चा जाता ही है। जिसका भी बड़ा ये है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको आप पढ़ा रहे हो, उसकी फीसें आप भर रहे हो, तो इट मीन्स यू आर मोर कंसर्न विद द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड। और आर्टिकल 21A संविधान का ये कहता है कि बच्चे की एजुकेशन एक प्राइम कंसर्न है, और ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है चाइल्ड कस्टडी केसेस के अंदर। अगर वाइफ ने जो है घर छोड़ दिया है, वाइफ बच्चे को पीयर में लेके बैठी, जिसका भी बड़ा ये है कि पीयर में अब वो नहीं पढ़ पा रहा है, अब वो किसी भी स्कूल में नहीं है, तो उसकी एजुकेशन को ये डेटोरेट कर रहे हैं। और बच्चे को ये कई बार ऐसा होता है कि बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं, बट वो बात नहीं चलेगी। जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना है, उसकी एजुकेशन के पैरामीटर्स क्या होंगे, वो आपको ही डिसाइड करना है। जिस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने गीता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में खुलकर जो है गाइडलाइंस भी दी है, और आपको ये प्लीडिंग्स करनी है जिस कारण ऐसे करने के कारण बच्चे का जो एकेडमिक कैरियर है उसका ये सर्वनाश कर रही है, उसको ये अफेक्ट कर रही है। साथियों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाइफ जो है बच्चे से मिलने नहीं देती है, और बच्चे के वेलफेयर के लिए आवश्यक है कि पिता उससे मिले, जिस कारण बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का कैरियर जो है तबाह करने में तुली हुई है, और बच्चे के लव एंड अफेक्शन के पैरामीटर को अफेक्ट कर रही है। उसके दिल में एक जहर घोल रही है कि तेरा बाप गलत है, तेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा करा, और तेरे बाप और उसकी पूरी फैमिली को तू छोड़ना मत, उनसे लेना बदला। अरे भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी औलाद जो है बिगड़े, हर व्यक्ति चाहता कि उसकी औलाद जो है सफल हो, एक सभ्य नागरिक बन के जो है उभरे। पर होता क्या है इसका विपरीत कि ईगो फैक्टर अटक गया, वाइफ जो है बच्चे को लेकर चले गई, अब बच्चे के लाइफ में पिता को जो है तंग कर रही है, ना मिलने देवे ना फोन से बात करने देवे। मिलना भी आपका अधिकार है, इवन बच्चे को लेके भी आ सकते हो, ये भी आपका अधिकार है। 363 IPC अप्लाई नहीं होगा, और उसके साथ साथ आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ये भी आपका अधिकार है। ये आपको समझना होगा। वाइफ मिलने नहीं देती है, हैबियस कॉर्पस लगाओ और उसमें लिखो कि बच्चा मेरी कस्टडी में था, मुझसे छीन कर पीएम लेके बैठी है, और बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का फर्दर वेलफेयर जो है अफेक्ट करने पर तुली भी है। इस प्लीडिंग्स को स्पष्ट लिखो, तो इसका फायदा जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी लिखो कि वाइफ जो है अपने पेरेंट्स की मर्जी पर रह रही है, जब वो खुद तो कमाती नहीं है, अपने पेरेंट्स की मर्जी पर है। और पेरेंट्स कब तक बच्चे का जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप नेचुरल गार्जियन हो, बच्चे को एक बेटर फैसिलिटी, बच्चे को एक बेस्ट एजुकेशन आप दे सकते हो, जिस कारण ये क्लेम्स जो हैं, ये बात जो है, ये तथ्य जो हैं, आपके क्लेम को बनाएंगे डोमिनेट, मजबूत। क्लियर है? तो ये प्लीडिंग जो है जरूर करो। अब प्राइमरी क्वेश्चन यहाँ पर ये कि क्या इंक्वायरी करना जरूरी है या नहीं है। साथियों, हालांकि रिसेंट लॉ बॉम्बे हाईकोर्ट का, उसमें ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं थी कि अगर बच्चा 9 साल या 10 साल का है तो उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना होगा और उसके बेसिस पे जो है आगे बढ़ना होगा। तो ड्यूटी ऑफ द कोर्ट क्या है? टू कॉज द अपीयरेंस ऑफ द कोर्ट, और एक स्मॉल इंटरव्यू जो है तो कोर्ट होल्ड कर सकता है। साथियों, ये जानने के लिए बच्चे की अपनी मर्जी क्या, कोर्ट जो है इंटरव्यू होल्ड कर सकता है अप टू सम एक्सटेंट। तो ऑब्जर्वेशन क्या है बॉम्बे हाईकोर्ट की? इट वाज द ड्यूटी ऑफ द ट्रायल कोर्ट टू कॉज अपीयरेंस ऑफ द माइनर चाइल्ड बिफोर द कोर्ट एंड होल्ड इंटरव्यू ऑफ द चाइल्ड इन कैमरा टू नो अ व्यू ऑफ द चाइल्ड सपोजली विद अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग। उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग किसके साथ में बैठती है, ये जानने के लिए कोर्ट जो है इंटरव्यू होल्ड कर सकता है। पर एज फैक्टर के बारे में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। हैड द ट्रायल कोर्ट हैड इंटरव्यूड, द ट्रायल कोर्ट वुड हैव बीन नोन द सेवरल थिंग्स लाइक डिजायर ऑफ चाइल्ड टू कम द कंक्लूजन, कि बच्चा भी क्या चाहता है, ये निष्कर्ष तय करने में, वेलफेयर का पॉइंट तय करने में एक सहायक फैक्टर जो है यहाँ पर हो सकता है। क्लियर है? The word welfare is used under Section 13 of the Act has to be construed literally and must be taken in widest sense. The moral and ethical welfare of child must be looked into. ये important है. Although the provision of the special statute govern the rights of the parents, the paramount consideration is the welfare. कि बच्चे का welfare कैसा हो, ये paramount consideration रहेगा। and इसको ascertain करने के लिए कोर्ट की ये ड्यूटी है कि कुछ इंक्वायरी करें बच्चे से भी, ताकि वेलफेयर में उस बात को भी एक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में रखा जा सके। तो हम 4 निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं कि बच्चे के वेलफेयर में, बच्चे के अपब्रिंगिंग में कौन सा पेरेंट सहायक है, ये कोर्ट को देखना है। नंबर 2, उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या है, उसको देखना है। नंबर 3, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसको देखना है। नंबर 4, बच्चा किसके साथ ज़्यादा कंफर्ट महसूस करता है, ये कोर्ट को मालूम पड़ता है इंटरव्यू लेते समय। और इसके अलावा कई बार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भी कोर्ट बच्चों को भेजता है, और वहाँ पर भी कोर्ट जो है उनके जरिए ऑब्जर्वेशन जो है करवाता है, और उनकी रिपोर्ट भी एक बेसिस बनती है कई बार पैरामीटर्स को तय करने में। और इसके अलावा मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट भी आजकल एक डिसाइडिंग फैक्टर है। कोर्ट एक्सपर्ट की राय भी जो है मांग सकता है। इसके अलावा बच्चे का एजुकेशन, फर्दर अपब्रिंगिंग, फर्दर एजुकेशन, फर्दर पर्सपेक्टिव, उसका निवास, उसका रहना, उसका खाना, उसका पीना, और वो प्रीवियस लाइफ को कैसे एंजॉय करता हुआ आ रहा था, ये सब डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हम सोल फैक्टर पे
चाइल्ड कस्टडी या विजिटिंग राइट्स को तय नहीं करा सकते। अगर हमें तय करना है तो इन सब पैरामीटर्स को हमें क्यूमुलेटिव जो है लेकर चलना होगा, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, बच्चे का वेलफेयर और बच्चे का अपब्रिंगिंग। क्लियर है? तो कुल मिला के हमें बात समझ में आई कि हमें लड़ना कैसे है चाइल्ड कस्टडी और विजिटिंग राइट्स को। इसको लेकर जो रिसेंट अपडेट है जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, किस तरह से लड़ना है आपको ये समझ में आया होगा। घबराने का नहीं मेरे भाई, लड़ने का है। लड़ोगे तो अपने राइट्स को इन्फोर्स कर पाओगे, नहीं लड़ोगे तो शोषण अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो आगे आने वाले पीढ़ी के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करना है, मेंस राइट का परचम झंडा जो है मजबूत करना है, लहराना है हमें गर्व से। तो साथियों लड़ो, एग्जाम्पल्स क्रिएट करो, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।